किशोर अजवाणी। और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में बीती रात सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर ने पहले अपने साथी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद की गोली मारकर जान ले ली। पूरी घटना सरकारी कोठी नंबर 61 की है। आसपास के लोगों ने गोलियां चलने की आवाज तक सुनी। बताया गया कि दोनों के बीच काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। दिल्ली का ये पूरा मामला है जहां बीती रात गोलियां चली और आपसी रंजिश का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ने गोली चलाई और एक दूसरे की जान ले ली। पूरी घटना सरकारी कोठी नंबर 61 की है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने गोलियां चलने तक की आवाज सुनी। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें सब इंस्पेक्टर ने पहले अपने इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की और फिर बाद में खुद को भी गोली मार ली। पूरी घटना सरकारी कोठी नंबर 61 की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बीती रात दिल्ली में गोलियां चली जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या रहा ये पूरा मामला? देखिए, अभी तक पूरे मामले की जानकारी जो है अधिकारियों के द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन बीती रात को लगभग 11 बजे के आसपास की जानकारी जो है वो पुलिस विभाग को मिली कि जो लोधी स्टेट का कोठी नंबर 61 है जहां पर सरकारी बंगला है, वहां पर 2 अधिकारियों में झड़प हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर करनैल सिंह जो वहां पर पोस्टेड थे, उन्होंने अपने सीनियर इंस्पेक्टर को गोली मार दी है और कई राउंड वहां पर फायरिंग की आवाज लोगों को सुनाई दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर काफी झगड़ा पड़ गया था और उसी की दौरान उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जो है ये फायरिंग की है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की वजह का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से दोनों अधिकारियों में इतनी तनातनी हो गई और एक अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। जी, राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को राहत के बाद राजस्थान का सियासी घमासान और तेज हो गया है। विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर सीधे अब गहलोत सरकार सीधे राज्यपाल से टकराव की मुद्रा में दिख रही है। पहले सीएम गहलोत के समर्थक विधायकों ने राजभवन में ही धरना दिया। इसके बाद राज्यपाल ने गहलोत की विधानसभा सत्र की मांग पर 6 सवाल पूछ लिए। इन्हीं सवालों का जवाब देने की तैयारी के लिए गहलोत सरकार ने कैबिनेट बैठक की। राजस्थान के सियासी रण में बाजी मारने के लिए सीएम अशोक गहलोत लगातार मंथन कर रहे हैं। कल देर रात तक गहलोत सरकार की बैठक होती रही। रात के 9:30 बजे तक शुरू हुई ये बैठक देर रात करीब 1 बजे खत्म हुई। बताया गया कि इस बैठक में सीएम गहलोत ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर राज्यपाल की तरफ से पूछे गए सवालों पर चर्चा की। बैठक के बाद राज्यपाल के सवालों का जवाब तैयार किया गया जिसे आज राजभवन भेजा जाएगा। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने सीएम गहलोत के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जनता अगर राजभवन को घेर लेगी तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या राजस्थान का गृह मंत्रालय राज्यपाल की रक्षा भी नहीं कर सकता? राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत के बयान को दबाव की राजनीति करार दिया। यही नहीं, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। राज्यपाल ने पूछा कि कैबिनेट नोट में विधानसभा सत्र की तारीख का जिक्र नहीं किया गया। इतनी जल्दी सत्र बुलाने की वजह नहीं बताई गई, जबकि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सभी विधायकों को कहीं भी आने जाने की आजादी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने तेजी से फैलते कोरोना के बीच सत्र चलाने के बारे में भी गहलोत से जवाब मांगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि हर काम संवैधानिक मर्यादा और नियमों के मुताबिक होना चाहिए और अंत में उन्होंने पूछा कि आखिर जब सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत के लिए सत्र बुलाने की क्या जरूरत? तो इससे पहले राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाने के मामले पर गहलोत सरकार और राज्यपाल में ठन गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने कोरोना संकट का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी।
जिसके बाद गहलोत समर्थक विधायक राजभवन के लॉन में धरने पर बैठ गए। गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल कलराज मिश्र किसी दबाव की वजह से विधानसभा सत्र बुलाने में आनाकानी कर रहे हैं और यही वजह रही कि कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया। अभी विधायकों की आवाज आ रही थी, ये मेरे पीछे दीवार के पीछे विधायक हैं और नारे लगा रहे थे। जैसे ही नारे बढ़े उसके बाद में आप देखिए कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धरने के दौरान विधायकों ने गहलोत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच गहलोत राज्यपाल से मिलने अंदर चले गए, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से सही फैसला करने की मांग करते हुए नारे लगाए। मुलाकात खत्म होने के बाद राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के साथ बाहर आए और उन्होंने धरने पर बैठे विधायकों को समझाने की कोशिश की। हालांकि गहलोत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो धरना तभी खत्म करेंगे जब राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे। इस मुलाकात से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखे तेवर दिखाए। हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जिसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठा दिया और आरोप लगाया कि वो राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता। क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बचा लिया। बताया गया कि यह तेंदुआ एक गांव में घुस आया था, लेकिन रात के अंधेरे में एक कुएं में जा गिरा। जिसके बाद सुबह जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने रस्सियों से बंधा एक पिंजरा कुएं में उतारा, जिसे देखकर पानी में डूबता तेंदुआ भी फुर्ती से उसमें घुस गया। जैसे ही तेंदुआ पिंजरे में दाखिल हुआ, उसका दरवाजा बंद हो गया और पिंजरे को ऊपर खींच लिया गया। तेंदुए को बचा तो लिया गया, लेकिन पिंजरे के अंदर वो बेहद खूंखार नजर आया। वो लगातार गुर्राता हुआ दिखा। तेंदुआ पिंजरे के अंदर ही आक्रामक हो गया और वीडियो बनाने वाले की तरफ झपट पड़ा। यूपी के गोंडा में एक बड़े कारोबारी के 8 साल के पोते को अगवा कर लिया गया। परिवार वालों के मुताबिक कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम बनकर आए और मास्क और सैनिटाइजर देने की बात कहते हुए बच्चे को गाड़ी के पास तक ले गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को गाड़ी में डाला और वहां से फरार हो गए। परिवार के लोगों के मुताबिक बच्चे के पिता के पास फिरौती के लिए फोन आया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही कारोबारी के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोंडा की घटना पर ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कानपुर के बाद अब गोंडा में एक व्यापारी के बच्चे के अपहरण की खबर से उत्तर प्रदेश की जनता में घोर आक्रोश फैल गया है। बीजेपी सरकार अगर उत्तर प्रदेश के बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। लगता है अपराधियों ने एनकाउंटर वाली सरकार का ही एनकाउंटर कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार के भाजपा का सुशासन जैसे फर्जी अभियान की असलियत यही है कि यूपी में दिन की शुरुआत अपहरण युवक की हत्या के साथ होती है और दिन का अंत पुलिस चौकी के पास एक बच्चे के अपहरण के साथ होता है। इस फर्जी प्रचार के जरिए जंगल राज को कब तक ढका जाएगा? यूपी में जनता दहशत में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे और इस बार ऐसा शास्त्री पार्क में हुआ, जहां बन रहे एक फ्लाईओवर के कामकाज को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला शास्त्री पार्क पहुंचा, कुछ अधिकारी उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ते दिखे। मुख्यमंत्री के गाड़ी से उतरते ही नेताओं और अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान ये लोग उनके इतने करीब पहुंच गए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार होते दिखे। केजरीवाल के साथ मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो एक जगह चेहरे से मास्क हटाकर बात करते नजर आए। हालांकि शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के काम की रफ्तार को देखकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो अभी तक बन गया होता। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि 1.5 महीने में शास्त्री पार्क के साथ ही सीलमपुर का फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो जाएगा। शास्त्री पार्क के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीलमपुर फ्लाईओवर का काम देखने के लिए रवाना हो गया। रिलायंस के नए शॉपिंग ऐप जियो मार्ट ने केवल 2 महीने में ही एक बड़े पायदान को हासिल कर लिया। कंपनी ने दावा किया कि की लॉन्चिंग के केवल 2 महीने में जियो मार्ट के मोबाइल ऐप को 10 लाख बार डाउनलोड किया गया और मोबाइल ऐप की रैंकिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के मुताबिक शॉपिंग से जुड़े ऐप में जियो मार्ट गूगल प्ले स्टोर पर 3रे नंबर
और एप्पल प्ले स्टोर पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। जियो मार्ट के जरिए हर दिन करीब 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर खाने पीने के सामान से जुड़े हैं। रिलायंस का दावा है कि बाजार में मौजूद बाकी कंपनियों के मुताबिक जियो मार्ट पर हर सामान करीब 5% सस्ता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक जियो मार्ट के पास भारत की ग्रोसरी मार्केट में 50% तक की हिस्सेदारी हो सकती है। बढ़ा चढ़ाकर बिजली बिल भेजने का आरोप लगाकर बीजेपी ने कोलकाता में प्राइवेट बिजली कंपनी CESC यानी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को धत्ता बताते दिखे। ऐसा ही एक प्रदर्शन बालीगंज इलाके में हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर और झंडों के साथ ही चेहरों पर मास्क तो दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई नजर नहीं आया। लगातार एक तरफ से राज्य सरकार ये कह रही है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए दूरी बनाए रखनी है और तस्वीर ये नजर आ रही है। प्रदर्शन में कई कारोबारी भी शामिल हुए, जिन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन में दुकान बंद होने के बावजूद उन्हें पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ बिल मिला। जहाँ 2000 रुपया बिल आता था वहाँ 8540 आया हुआ है बिल। प्रदर्शनकारियों ने ममता सरकार पर बिजली कंपनी से मिलीभगत का आरोप लगाया और जोश में कई कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी और सरकार को कोसने के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे उत्साहित बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने बिजली कंपनी पर एक मंदिर का भी बिल बढ़ा चढ़ाकर भेजने का आरोप जड़ दिया। एक मंदिर में 2 बल्ब जलता है, उसमें बिल आया है 1 लाख। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पापड़ वाले एक वीडियो की वजह से विपक्ष के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पापड़ का प्रचार करते हुए दावा किया कि उसे खाने से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम समेत सरकार पर तंज कसा। कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नौजवानों से पकौड़े बिकवाना चाहते हैं, ये नए केंद्रीय मंत्री पापड़ बिकवाना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क इलाके में बन रहे पुल का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से इस पुल के बनने में देरी हुई। ये पुल अगले करीब 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। अगस्त में इसकी कंप्लीशन थी, लेकिन अब 1.5 महीने कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस सड़क पे आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में सितंबर-अक्टूबर तक खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने की उम्मीद जताई। कोरोना की वजह से देश में मार्च से ही खेलों का आयोजन रुका हुआ है। Hopeful by September and October we will definitely have some demonstrative sporting events in India. दिल्ली में लोहार समुदाय की तरफ से जवानों के लिए 5000 राखियां बनाई गईं, जिन्हें अब लद्दाख में चीन सीमा के पास गलवान में तैनात जवानों के लिए भेजा जाएगा। सेवा भारती नाम की संस्था ने लॉकडाउन में इन लोगों की आर्थिक मदद करने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये पहल की। भारत तिब्बत बॉर्डर पर जो चीनी सैनिक जो घुस आए हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए जो अपने सैनिक वहां खड़े हैं, उन सैनिकों की कलाई पर ये बनेंगे। अमेरिका के शिकागो में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग में 15 लोग घायल हो गए। इस घटना की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग फुटपाथ पर खड़े नजर आए। उनके साथ उनके बच्चे भी दिखे, लेकिन जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, सड़क पर भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें हम आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं। लोग जान बचाकर दौड़ने लगे। फायरिंग की वजह से सड़क पर चलती कुछ गाड़ियां भी बीच में ही रुक गईं। बताया गया कि कुछ हमलावरों ने चलती गाड़ी से एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर फायरिंग की। जवाब में अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने भी गोलियां चलाई। पुलिस वालों ने बताया कि फायरिंग गैंग वॉर की वजह से हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदल दी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में। आतंकी संगठनों की नजर उन महिलाओं पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ताकि उनको लालच देकर आसानी से अपने साथ जोड़ा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आतंकी संगठनों की मदद करने वाले या उनसे जुड़े ज्यादातर लोगों की पहचान सुरक्षा एजेंसियां कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ज्यादा सावधानी से करने को कहा गया। सलाह दी गई है कि फर्जी पते पर जारी हुए सिम कार्ड का इस्तेमाल हो और ऐसी सिम नहीं होने पर मोबाइल फोन बंद रखा जाए। पाकिस्तान की शह पर आतंकी संगठनों की लगातार बैठक हो रही है
और इस बैठक में इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें वो लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेरने के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक सीएम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी तो हालात संभालने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती करनी होगी। राज्यपाल महोदय को तो शपथ याद दिला रहे हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, लेकिन आप धमकी दे रहे हो राज्यपाल को। आपने भी तो संविधान की शपथ ली है कि मैं संविधान के अनुसार आचरण करूंगा, तो ये संविधान के अनुसार आचरण है। धमकी देना राज्यपाल को और जनता घेर लेगी राजभवन को, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं गुलाब जी कटारिया साहब ने ठीक कहा, फिर तो सीआरपीएफ लगानी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ जाएगा। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि राजभवन को जनता घेर लेगी। राजभवन को जनता घेर लेगी, ये अपना आप में ही धमकी पूर्ण बयान है जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर जो बैठा है कोई आदमी, उसको नहीं देना चाहिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा में एक कारोबारी के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की अपहरण करने वालों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल बच्चे को अगवा किया गया था और लेकिन पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। गोंडा में ये बच्चा अगवा हुआ था, 8 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, और कल अगवा किया गया था। और इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अच्छी बात यह रही कि बच्चे को बरामद कर लिया गया है और चारों के चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एसटीएफ और पुलिस की टीम लगी थी, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है, जिसमें बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया है और 4 आरोपी जो इस पूरी साजिश में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गोंडे का ये पूरा मामला है जहां पर 8 साल के बच्चे को अगवा किया गया, लेकिन पुलिस की बहादुरी के चलते ये बच्चा सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच गया। यूपी के गोंडा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गोंडा में कारोबारी के बच्चे को बरामद कर लिया गया था। एसटीएफ और पुलिस की अपहरण करने वालों से मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल इस बच्चे को अगवा किया गया था। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में, बच्चे की स्थिति कैसी है और जो 4 आरोपी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, बच्चे को कुशल बरामद किया गया है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। एडीजी एलओ गोंडा और तमाम पुलिस की एजेंसियां लगी हुई थी, क्योंकि ये कल दोपहर का मामला था। विभाग के पहले घर पहुंचे थे और सैनिटाइजर मास्क देने के नाम पर इन्होंने बच्चे का अगवा किया था। उसके बाद एक महिला द्वारा 4 करोड़ की फिरौती उसके पिता के फोन पर मांगी गई थी, जिसको लेकर मचे हड़कंप के बाद एफआईआर दर्ज की गई और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ये चारों व्यक्ति, जो महिला है ये करनैलगंज की ही रहने वाली है और आसपास के ही लोग थे, लेकिन इनकी जब क्योंकि खुद लगातार ऊपर लेवल से निगरानी हो रही थी, तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर ये पुलिस को पता चला कि ये जो अपराधी हैं ये कोई पेशेवर नहीं है और ये स्थानीय है, और उसी के बाद इनको मुठभेड़ में आसुआ गया है और महिला को भी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के सोना में रेलवे के पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे की सबसे बड़ी सुरंग की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। पिछले 1 साल से बनाई जा रही इस सुरंग का काम पूरा करने के लिए अरावली की पहाड़ियों में आखिरी बार धमाका किया गया, जिसके लिए सुरंग को गेंदे के फूलों से सजाया गया। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबी सुरंग की आखिरी चट्टान पर बारूद लगाकर उसमें धमाका किया गया। इस धमाके से सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए, जिसके बाद इस परियोजना पर पिछले 1 साल से काम कर रहे मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेलवे के माल ढुलाई गलियारे के तहत अरावली की पहाड़ियों में किया गया ये आखिरी धमाका था, जो इसलिए भी यादगार बन गया क्योंकि इस पर पिछले 1 साल से काम चल रहा था। कोशिश ये है डीएफसीसी की कि वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करे ताकि मालगाड़ी का ट्रैफिक यहाँ पर शिफ्ट हो सके।
रेलवे के पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे का काम 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये गलियारा 1506 किलोमीटर लंबा होगा, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। ये गलियारा पूरी तरह से माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब इस रेल लाइन पर केवल मालगाड़ियां ही दौड़ेंगी। कहा जा रहा है इस गलियारे से माल ढुलाई की रफ्तार बढ़ने के साथ यात्री ट्रेनों के रूट पर भी दबाव कम हो सकेगा। रेलवे अभी 2 गलियारों पर काम कर रहा है, जिनमें पूर्वी माल ढुलाई गलियारा भी है, जो 1856 किलोमीटर लंबा होगा और कोलकाता के पास दानकुनी से पंजाब के लुधियाना को रेल की पटरियों से जोड़ने का काम करेगा। मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों में जुट गई। कोरोना संकट के बीच मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गई। मैरी कॉम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अभ्यास करती नजर आई। I train at home. I am focused on preparing for the Tokyo Olympic 2021. सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बने आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बने आयोग ने कोरोना की वजह से जांच में आई दिक्कत का हवाला दिया और कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। 6 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस ने एक महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य में पूरी तैयारी होने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 30,000 बिस्तर और तैयार किए गए हैं। पॉजिटिव से और स्वस्थ हुए हैं उनको आह्वान किया गया, अपील की गई है कि प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा बैंक में डोनेट करें। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही कुछ पुलिस वालों के तबादले कर दिए गए। हाल ही में विक्रम जोशी ने अपनी एक रिश्तेदार से हुई छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी और उसी बात से नाराज कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। जनपद में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विजयनगर को निलंबित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास के लिए वाराणसी से मिट्टी और झारखंड के जमशेदपुर से जल भेजने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर शिलान्यास के लिए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसके लिए वाराणसी से गंगा नदी की मिट्टी को अयोध्या भेजने की तैयारी तेज कर दी गई। मिट्टी भेजने से पहले कुछ पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी की। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर से भी सामने आई। विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता एक संगम पर मटके में जल भरते दिखाई दिए और पूरे विधि विधान से जल भरने के बाद ये लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए। विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के जल्द से जल्द बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई। भूमि पूजन में ये जल से मां भारती का अलंकार किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा। दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों से मिट्टी इकट्ठा की और अलग अलग कलश में भरकर अयोध्या भेजी। भूमि पूजन से पहले विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा करने का भी ऐलान किया और इससे पहले दिल्ली के कालकाजी मंदिर, कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर, झंडेवालान मंदिर समेत कई अलग मंदिरों की मिट्टी इकट्ठा की और उसे पीतल के कलश में भरकर अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के लिए भेज दिया। 10 करोड़ परिवारों से इसके लिए धन मांगेंगे और सबके सम्मिलित